तो दोस्तों, एक और वीरवार और हमेशा की तरह कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ बड़े लोगों से साथ नामचीन लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक किस्सा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं कल सोच रहा था कि मैं आने वाले इस वीरवार के लिए कौन सा कहानी, कौन सा किस्सा आपको सुनाऊं। तो गोवा से मेरे दोस्त रेमंड का फ़ोन आया कल रात को, और उन्होंने मुझे याद दिलवाई एक उस किस्से की जो बहुत साल पहले मेरे साथ गोवा में हुआ। और अच्छा हुआ उन्होंने याद करवा दिया। तो मैं आज वो किस्सा जो उन्होंने फरमाइश की कि मैं अपनी चैनल पे वो आपको ज़रूर सुनाऊं, और वो मैं आपके सामने आज रखूँगा। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि मे बी आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट रिपोर्टर्स अराउंड, या ऐसा कह लो कि मेरी किस्मत में कुछ ऐसे पल, लम्हे लिखे हुए थे कि मैं राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंच जाता था। हम जिंदगी में बहुत कुछ मिस इसलिए कर जाते हैं कि हम बहुत बार या तो हमारा समय सही नहीं होता या जगह सही नहीं होती, तो कुछ उल्टा हो जाता है जो कुछ मिल नहीं पाता। तो मेरी ज़िंदगी में 99% टाइम्स पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं राइट टाइम पे राइट जगह पे पाया गया, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मेरे अखबार के लिए या मेरी टीवी चैनल के लिए मुझे अच्छी रिपोर्ट्स मिली। और कई बार ऐसा होता है कि आपको मौका तो मिलता है लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाते। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे जब भी कभी मौका मिला है तो मैंने उसको दोनों हाथों से दबोचा है। मैंने कभी मौके को छोड़ा नहीं। अपॉर्चुनिटी जो हैं वो ज़िंदगी में आपका दरवाज़ा एक ही बार नॉक करते हैं, जैसे लोग कहते हैं, कहावत है अंग्रेज़ी की। तो अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हो। तो मैं वो पूरी नॉक भी नहीं लगने देता। जब अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे आती है तो मैं तो पूरा दरवाज़ा खोल के उसका वेलकम करता हूँ, उसको गले लगाता हूँ और उसको संभाल के रख लेता हूँ। और इसी किस्म की वो अपॉर्चुनिटी मुझे 1994 में, 1994 में मिली। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, कस्टम डिपार्टमेंट के वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, मिस्टर दयाशंकर। वो एंटी स्मगलिंग के एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े हिंदुस्तान के, और बहुत उन्होंने काम किया, नाम भी कमाया। मैं कई बार उनका जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में पहले भी। तो वो उन दिनों में गोवा में पोस्टेड थे। गोवा उस समय पे स्मगलिंग का और ऑर्गेनाइज क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा बनते जा रहा था। और दयाशंकर साहब की एक करामात ये हुआ करती थी कि हिंदुस्तान में जहाँ कहाँ भी स्मगलिंग ज़ोर पकड़ने लगती थी तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का जो है वो उनकी पोस्टिंग वहाँ कर देते थे। और देखते देखते चंद महीनों में स्मगलिंग बंद हो जाती थी, और स्मगलिंग रिलेटेड जितने क्राइम होते थे वो ख़त्म तो नहीं कह सकते हम हो जाते थे, लेकिन बंद हो जाते थे जब तक वो वहाँ पे रहते थे। तो उन दिनों में उस ज़माने में गोवा में वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर चर्चिल अलेमाओ। उनका 5-6 भाई थे, उनके 2-3 भाई जो थे वो गोल्ड स्मगलिंग में बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, और बॉम्बे के कुछ नामचीन स्मगलर भी उनके साथ मिले हुए थे, कुछ पॉलिटिशियन भी थे। तो उनकी वो स्मगलिंग रैकेट बंद करने के लिए दयाशंकर को स्पेशल तौर पे दिल्ली की मिनिस्ट्री से उनको गोवा में पोस्ट किया गया। उसके पहले मुंबई में काफ़ी साल उन्होंने निकाले थे, बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और एंटी स्मगलिंग एजेंसीज में। तो मेरी पुरानी दोस्ती थी, मित्रता थी उनके साथ। तो मैं उनको मिलने गया, वहाँ पे कुछ काम था। मैं जाता रहता था, 3-4 महीने के बाद गोवा जाना, दयाशंकर साहब को मिलना, कुछ और दोस्तों को मिलना। और उन दिनों में कोई जो लोकल प्रेस थी पंजिम की, गोवा की, वो लोकल प्रेस कोई दयाशंकर साहब का
या सरकार का साथ नहीं दे रही थी, उसके दो कारण थे। एक तो जो चर्चिल ब्रदर्स का जो बहुत बड़ा डर था, एक जो हवा था बहुत बड़ा बना हुआ अंडरवर्ल्ड का, उनकी क्रिमिनल नेक्सस का, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का। गोवा छोटी सी स्टेट है, 4-5 सिटीज़ का राज्य है, तो वहाँ के कुछ लोकल रिपोर्टर उनसे बहुत डरते थे। किसकी हिम्मत नहीं थी उनके सामने या उनके खिलाफ कुछ लिखने की। और बहुत से लोग वहाँ पे इंटर रिलेटेड भी हैं, किसी की किसी ना किसी के साथ दूर नज़दीक से रिश्तेदारियाँ हैं, तो कोई किसी के साथ पंगा लेना नहीं चाहता था। और वैसे भी गोवन जो है बाई नेचर बहुत कैर फ्री और आराम तलब किस्म के लोग हैं, ज़्यादा दखल देते नहीं एक दूसरे के ज़िंदगी में, और ज़िंदगी एंजॉय करना खूब जानते हैं। तो दयाशंकर की ये प्रॉब्लम थी कि लोकल प्रेस साथ नहीं दे रही थी, और लोकल लोग इनके खिलाफ गवाह बन के या इनकी एक्टिविटीज़ बताने के लिए सामने नहीं आ रहे थे। करते करते ओवर मंथ्स 4-5 महीने के बाद एक वहाँ पे लोकल अखबार था गोवा का, पंजम का, ओ हेराल्डो। मिस्टर राजन नारायण उसके एडिटर थे, आज भी हैं गोवा में, अपना वीकली अखबार निकाल रहे हैं गोवा ऑब्जर्वर करके। और एक उनका रिपोर्टर था एंथनी फर्नांडिस। ये दो लोगों ने बहुत हिम्मत करके, मैं आई विल से हैट्स ऑफ टू देम, कोई अच्छा काम करता है उसकी दाद देनी चाहिए। तो ये दो लोगों ने चर्चिल ब्रदर्स के ख़िलाफ़ और गोवा के ऑर्गेनाइज क्राइम के ख़िलाफ़ खड़े होकर अपने अखबार में इनकी एक्टिविटीज़ को नंगा करना शुरू किया, एक्सपोज करना शुरू किया, और दयाशंकर को एक मॉरल सपोर्ट मिलनी शुरू हुई। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो लिखने से कहीं ना कहीं कतरा जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होते थे। तो हमने एक राय, दयाशंकर साहब ने मेरे साथ राय करके, सलाह करके, तो हमने ऐसा प्लान बनाया कि बॉम्बे में मैं जो डेली अखबार में काम करता था, उसमें जो मैं गोवा के माफिया के ख़िलाफ़ जो स्टोरीज़ करता था, वो स्टोरीज़ को वो हेराल्डो न्यूज़पेपर गोवा वाला, पंजम वाला, राजन नारायण वाला, वो रिप्रोड्यूस कर देते थे अपने डेली अखबार में। ब्रॉडशीट अखबार था बड़ा, वो डेली निकलता था। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और उनको ये हो जाता था कि ये हमने नहीं लिखा, हमने तो बलजीत परमार का लिखा हुआ रिप्रोड्यूस किया है। लेकिन अंडरवर्ल्ड को हिलाने में, दबाने में ये स्ट्रैटजी जो दयाशंकर साहब ने बनाई थी वो काफ़ी कामयाब रही। और उन्हीं दिनों में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह राणे, वो 6 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े किरदार वाले शख्स थे, ईमानदार गिने जाते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिने जाते थे, रॉयल फैमिली से आए हुए थे, और बहुत अच्छे इंसान थे। तो इसी सिलसिले में दयाशंकर साहब की मीटिंग्स जो थी सरकारी कामकाज के ताल्लुक में, सिलसिले में, वो प्रताप सिंह राणे चीफ मिनिस्टर के साथ होती रहती थी। तो उनके साथ मैं कई बार सीएम साहब को मिल चुका था, और पर्सनल लेवल पे मेरी उनके साथ थोड़ी ट्यूनिंग हो गई थी, हमारी नेचर थोड़ी एक दूसरे को अच्छी लगी, तो हम भी मिलने गिलने लग गए थे। तो 94 की उस शाम को जो मैं आपको बता रहा था कि एक मौका मेल, एक अपॉर्चुनिटी, एक दस्तक जो आपके दरवाजे पे आती है, वो कैसे मिलती है। तो मुझे दयाशंकर साहब का फ़ोन आया कि प्रताप सिंह राणे ने हम दोनों को रात को खाने पे अपने घर पे बुलाया है, अपने ऑफिशियल रेसिडेंस जो उनकी है सीएम की, वहाँ पे, और हमें पूरे 8, साढ़े 8 बजे हमें वहाँ मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं मेरे पास वहाँ पे मैं जब जाता था तो एक मारुति वैन थी, मैंने वहाँ रखी, गोवा में को अक्सर जाता था, तो पंकज करके लड़का मेरा ड्राइवर हुआ करता था। और गोवा में पंजम के पास डोनापाला एक जगह है, बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है, उसके साथ एक NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उनके ऑफिसर की एक कॉलोनी थी, उसका नाम था संगम सोसाइटी। तो संगम सोसाइटी में मैंने एक फर्स्ट फ्लोर पे 2-3 कमरे का एक सेट किराए पे लिया हुआ था, तो वहीं पे रहता था मैं। तो गाड़ी वहीं पे रखता था मैं। वो क्यों लिया था, क्या ज़रूरत थी, वो फिर कभी किसी और जब दयाशंकर साहब की बातें करेंगे तो या वहाँ के माफिया के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी, जब उसका किस्सा कभी सुनाऊंगा तो उस घर का जिक्र भी करेंगे। तो खैर, तो मुझे दयाशंकर साहब ने कहा कि 8 बजे सीएम साहब के घर पे आ जाना,
तो मैंने पंकज को पूछा, तुम्हें घर मालूम है सीएम का? बोला हाँ जी, मेरे ड्राइवर को। तो हम जैसे डोनापाला से निकले तो सीएम का घर जाने के लिए, तो मैंने रास्ते में अपने ड्राइवर को बोला कि भाई वो आप इतने बड़े आदमी के घर में जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए, तो क्या करें, क्या लेके जाएं? तो उसने आइडिया दिया कि एक बुके ले लेते हैं, एक छोटा सा, और उनके पास तो सब कुछ है, हम क्या दे सकते हैं, लेकिन बुके ले चलते हैं तो अच्छा लगेगा उनको, अच्छे फूल ले लेते हैं। तो हम जो पंजम मार्केट है, सिंगल स्टोरी बहुत फेमस मार्केट है, वहाँ पे हम बुके लेने चले गए। तो पंकज को मैंने पैसे दिए, मैंने क्या अच्छा बुके थोड़ा रीजनेबल साइज़ का लिया। तो मैंने देखा तो लेफ़्ट साइड में जो मार्केट थी उसमें जो गोल पिलर बने हुए थे, बरामदे के पिलर, उस पर मटका के रिज़ल्ट लगे हुए कि जो शाम का जो 6:30-7 बजे इवनिंग मटका खुलता था उसका कौन सा नंबर खुला है। मैं बहुत हैरान, क्योंकि उसके 3-4 दिन पहले मैंने गोवा के जो सब न्यूज़पेपर्स थे उनमें खबर पड़ी थी कि जो वहाँ पे नए जो डीजी आया, आईजी हुआ करते थे पुलिस के, डीजी नहीं थे तभी, वो उस इंस्पेक्टर जनरल का बयान छपा था कि पुलिस ने मेजर क्रैकडाउन में गोवा के जितने भी मटका के अड्डे हैं, जुए के अड्डे हैं, सब बंद करवा दिए। बिग क्रैकडाउन ऑन मटका किंग्स। और कुछ लोगों के नाम भी दिए हुए थे जो उन्होंने अरेस्ट किए थे, जो मटका खोलते थे और पैसे कमाते थे। तो मैंने जब वो मटका चालू देखा, मैंने कहा 4 दिन पहले आईजी का बयान आता है कि मटका बंद, ये तो शरेआम चल रहा है राजधानी में और सेंटर ऑफ द सिटी, पंजम के बीचों बीच। तो जब तक पंकज जो था वो बुके लेके आ गया, मैंने कहा भाई ये काम करो, ये 20 रुपये पकड़ो, और मैंने उसको 3-4 नंबर बताए कि नंबर पे ये मटका लगा के आओ आप, रात को जो 12 बजे खुलता है, मिडनाइट पे 11:30-12 बजे खुलता है। तो पंकज को कुछ मालूम नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। तो पंकज ने 20 रुपये का मटका लगा के, उसमें क्या होता था, जो आप बैटिंग करते हो हर बैट का जो रिसिप्ट आपको मिलती थी, रसीद जो मिलती थी, वो अलग अलग कलर में मिलती थी। तो मैंने जो बैट लगाई थी, वहाँ पे जो पैसे लगाए थे, वो 3 किस्म के लगाए थे। तो उसमें मुझे 3 कलर की छोटी छोटी पर्चियाँ होती थी, एक पिंक कलर की, एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की, वो लेके आ गया। जिसके ऊपर जब उसका ये होता है कि जब आपका वो नंबर निकल आया जो आपने लगाया है, तो आप इमीडिएटली मटका खुलने के बाद या नेक्स्ट डे वो उस आदमी को जाके उस स्लिप दो, तो आपको उसके पैसे जो आपने जीते होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। खैर मेरा तो वो कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं कल आऊँगा और पैसे लेके जाऊँगा। तो मैंने वो तीनों पर्चियाँ जेब में डाली और हम पूरे 8 बजे सीएम साहब के घर पे पहुँच गए। तो मेरे पहुँचने के पहले दयाशंकर साहब और प्रताप सिंगराने ये डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे और गपशप लड़ा रहे थे, और मैं भी जाके बैठ गया। और मेरे लिए राणे साहब ने कोल्ड मॉन्क की, उनको मालूम था मैं ओल्ड मॉन्क पीता हूँ, तो उसकी बॉटल रखी हुई। दयाशंकर साहब बियर पीते थे, शराब नहीं पीते थे, उनकी बियर की बोतल, और राणे साहब की अपनी विस्की की बोतल टेबल पे पड़ी। तो कहने लगे अपना अपना पैग अपने आप बना लो, जिसने जो पीनी है। तो अपने अपने पैग बना के जब हमने स्नैक्स के साथ शुरू किया, तो अचानक मैंने वो तीनों पर्चियाँ निकाली और प्रताप सिंगराने के सामने टेबल पे रख दी। दैट पुअर मैन नेवर न्यू व्हाट इट इज़। मुझे बोलते बलजीत ये क्या है? मैंने कहा सर ये मटके की रिसीट्स हैं, मैं अभी मटका लगा के आया हूँ। वो ही वॉज एंग्री इमीडिएटली, ये कैसे हो सकता है, मटका तो बंद है, गोवा में मटका नहीं है। अभी बोलते 4 दिन पहले मेरे आईजी ने मुझे बताया कि मटका सब बंद है, भाई वी आर अरेस्टेड सम पीपल आल्सो। मैंने कहा सर ये अभी मैं लगा के आया हूँ, गोवा मार्केट में चल रहा है, ये उसकी पर्चियाँ रसीद है आपके सामने पड़ी है। तो उन्होंने तभी ये कोई मोबाइल फ़ोन और ये कोई रिवाज नहीं था, उन्होंने एक वो अपने टेबल के साथ घंटी लगी थी वो मारी। उनका जो गनमैन था वो आया, उसको बोलते हैं ज़रा वो फ़ोन करो और उसको आईजी को उसको बुलाओ, विदिन 10 मिनट ही शुड बी हियर। मतलब जो 10 मिनट में आईजी साहब आ गए सिविल में। तो आते ही उन्होंने वो पर्चियाँ जो थी राणे साहब ने आईजी को पकड़ाई। बोले व्हाट इज़ दिस? बोलते क्या है सर, क्या हुआ? तो बोलते ये बलजीत विल एक्सप्लेन। मैंने बताया आईजी साहब को कि ये मटका चल रहा है यहाँ पे, तो उसकी पर्चियाँ हैं ये। तो
वो बहुत परेशान, बोलते ऐसे कैसे हो सकता है। तो इट मस्ट बी सम ओल्ड रिसेप्ट्स, अभी तो बंद है। तो प्रताप सिंह राणे को बहुत बुरा लगा, बोलते ओके यू वेट हियर, आई विल कम, आई विल कॉल यू अगेन। उनको नीचे कमरे में भेज दिया, रिसेप्शन पे आईजी को बैठा दिया और ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाल। तो राणे साहब ने उन दिनों में NE 118 खरीदी थी, एक नई फिएट वॉल्वो की गाड़ी आई थी उन्हीं दिनों में, NE 118 मैरून कलर की। तो ड्राइवर को बोले बस ठीक है बैठो आईजी साहब के पास, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मुझे आगे बैठाया, दयाशंकर को पीछे बैठाया। तो बोलते चलो मुझे दिखाओ कहाँ से जो लगाया था मटका। तो मैं दयाशंकर को साथ में नहीं लेके गए, मेरे ड्राइवर को साथ में लिया, उसको बैठा लिया आगे, मैं पीछे बैठ गया। बोलते मुझे बताओ जी कहाँ से लिया है। तो पंकज ने रास्ता बता के सीएम को हम मार्केट में ले गए जहाँ से मैंने पर्चियाँ लगाई थी। तो सीएम ने फिर पंकज को बोला ये 20 रुपये लो और जो पहले नंबर लगाए तो फिर लगा के आओ। और पंकज फिर गया, सीएम के 20 रुपये से फिर 20 रुपये का जुआ खेल के आ गया। वो ला के पर्चियाँ फिर सीएम को पकड़ा दी, ये लो सर। और वो उसी कलर की पर्चियाँ थी जो मेरे पास थी, क्योंकि अमाउंट वही था, नंबर वही थे, खाली जो रसीद का नंबर था वो चेंज था, अमाउंट सेम था। तो बड़े आग बबूला हुए गुस्से में वहाँ से गाड़ी भगा के चीफ मिनिस्टर खुद गाड़ी चलाई आप उन्होंने, वापस घर पे आए। हम 10 मिनट में घर आ गए वापस, घर नज़दीक ही था उनका। तो नीचे जाके आईजी को जो झाड़ना शुरू किया, ये मैं खुद मटका लगा के आया हूँ, नाउ यू कांट से कि ये पर्चियाँ पुरानी हैं। डू यू मीन टू से दैट बलजीत इज टेलिंग लाइज और आई एम टेलिंग लाइज? यू आर यूजलेस फेलो। अगर एक मटका नहीं रोक सकते और तुम्हारे नाम के बयान अखबारों में छपते हैं कि हमने मटका बंद करा दिया, जी मैं खुद लगा के आया हूँ, ये देखो। ओहो, जो आईजी की हालत देखने वाली थी चीफ मिनिस्टर के सामने, वो शर्म से बेचारा निमो जूना हुआ, वो आंखें नीची, वो बोलते नाउ यू गो एंड डू योर जॉब, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फर्दर ऑन दिस इशू। और यहाँ वो आईजी तो चला गया, हम अपनी ड्रिंक पूरी किया, खाना खाया, आया, मैं घर आके सो गए। तो नेक्स्ट डे पूरे पंजाब में, गोवा में इस बात के चर्चे। उसके बाद आईजी ने घर जाने के बाद अपने खुद पार्टी वगैरह लीड किया, पुलिस वाले साथ लेके, वो सब बड़े बड़े मटके के बंद कराए, आधी रात तक ऑपरेशन चलता रहा और सबको मैसेज पहुंच गया कि ये कुछ बात बड़े लेवल तक चली गई है, जो आईजी को खुद एक्शन लेके ये सब करना पड़ा। और क्योंकि रात को बहुत लेट हो गई थी ये कार्रवाई, तो किसी अखबार में सुबह खबर नहीं छप पड़ी, गोवा के अखबार जल्दी छप जाते थे। उसके नेक्स्ट दिन, अगले दिन, नेक्स्ट डे सब अखबारों में फ्रंट पेज पे खबरें छपी कि बॉम्बे से एक जर्नलिस्ट ने आके चीफ मिनिस्टर के साथ लेके मटके के अड्डे दिखाए और गोवा से मटका बंद कराया। और कुछ अखबार जो अंदर खाते, जो उस मटके वालों से मिले हुए थे, जो उनसे हमदर्दी रखते थे, उन्होंने सीएम के इस सेक्शन पे सवाल भी उठाए कि सीएम को अपने ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं है, अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं और अपने लोकल न्यूज़पेपर्स पे उनको यकीन नहीं है। और एक बॉम्बे से आए हुए पत्रकार की बात मान के उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। हालांकि ये बहुत हिलेरियस किस्म का बहाना था, बचपना किस्म का बहाना, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि बाहर के पत्रकार के कहने पे मटका बंद हुआ और लोकल पत्रकारों से सीएम बात नहीं करते। तो ये बहानेबाजियाँ प्रेस में शुरू हुई। लेकिन वो उस काम ने सीएम के इस जो उन्होंने खुद किया, उससे इतना फ़र्क पड़ा कि बहुत महीनों तक वो मटका वापस नहीं चल सका वहाँ पे। और जो लोकल प्रेस वाले थे वो भी थोड़े अलर्ट हुए और सीएम साहब ने भी उस कवरेज से कुछ लेसन समझो एक तरीके से सीखे। उन्होंने कुछ सीनियर जर्नलिस्टों से पर्सनल लेवल पे मिलना गिलना भी शुरू किया और एक नए सिरे से सीएम के साथ लोकल प्रेस का एक राब्ता बना, जो काफ़ी सालों तक उनके चीफ मिनिस्टर रहते तक चला। तो ये एक बड़ा अजीब किस्सा था मेरी लाइफ का कि ना मैं सीएम के घर पे खाना खाने जाता, ना वहाँ से बुके खरीदने के लिए रुकता, ना मैं वहाँ मटके की वो बोर्ड लगा हुआ देखता,
ना मुझे इतनी बड़ी स्टोरी मिलती। विद दैट सिंगल स्टोरी आई बिकेम अ हाउस होल्ड नेम इन गोवा। गोवा में जितने लोग अखबार पढ़ते, भले अखबार कोई भी हो, वो सब मेरे नाम से वाकिफ़ हो गए। और आने वाले दिनों में मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ गोवा में की और मुझे मेरे अखबार में डेली में अच्छी इन्फॉर्मेशन गोवा से आनी शुरू हुई। और आज तक मेरे वो दोस्त गोवा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस दोस्त का, रेमंड का, मुझे कल फ़ोन आया, वो रेमंड भी उन दिनों से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और तो बहुत लोग हैं, राजेंद्र रैंदी हैं, एंथनी भी आज है, जगदीश कोटेचा हैं, वहाँ से एक और मेरे मित्र हैं पत्रकार, पुराने फोटोग्राफर, वो बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी रहे। तो इस तरीके से ये एक जो लोगों से मिलना और समाज में, सोसाइटी में अपने सोर्सेज आगे बढ़ाना, ये इसीलिए पॉसिबल होता है कि आपको जब मौका मिले तो उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए। जैसे क्रिकेट की गेम में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो मेरे पास जो कैच मेरे हाथ में आया मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो आज इस किस्से के साथ इस बात को यही ख़त्म करते हैं। अगले वीरवार एक नया किस्सा कहानी लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।